मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। रांची में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि रांची में कई ठिकानों पर ईडी की दबिश की जानकारी है। कई अधिकारियों पर ईडी की छापेमारी हुई है। रातू, हरमू रोड, मोरहाबादी समेत कई इलाकों में छापे जारी हैं। तो अभी की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। रांची में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की दबिश, कई अधिकारियों पर ईडी की छापेमारी की सूचना है। तो अभी सुबह की बड़ी खबर, रातू, हरमू रोड, मोरहाबादी इलाके में छापेमारी जारी है। ताबड़तोड़ ईडी के लोग वहां पर छापेमारी कर रहे हैं। कई जगहों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, वहां पर दबिश दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। और आज की सबसे बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान भी हत्यारों के निशाने पर थे। आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा हमलावरों को आदेश दिया गया था कि दोनों पर एक साथ हमले का मौका ना मिले तो जो भी सामने आए उससे निपटाया जाए। तो अभी की बड़ी खबर, जो एक बड़ा अपडेट इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी, यह अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिशान सिद्दीकी भी हमलावरों के निशाने पर थे, यह भी जानकारी है। बाबा सिद्दीकी, जिशान की एक साथ हत्या की यह साजिश थी। आरोपियों को जो पहले मिले उसे मार दो, यह हमले का आदेश दिया गया था। तो सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ा अपडेट। तो जैसे जैसे इस मामले की तहकीकात आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और आइए इसी खबर पर कुछ और विस्तार से जानकारी लेते हैं सूरज ओझा से। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ये जो नया अपडेट सामने आ गया है, इस बारे में क्या और पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपियों को जब से पकड़ा है कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी देखिए 3 आरोपियों की जानकारी थी, 2 और गिरफ्तार हुए, कुल 2 और आरोपियों की जानकारी मिली। तो अब कुल इसमें 5 आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। तो वहीं पर जब आरोपियों से पूछताछ की जाए तो आरोपी ने बताया था कि उन्हें टारगेट जो दिया गया था वो जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी दोनों दिए गए थे। और ऐसा कहा गया था दोनों को एक साथ एलिमिनेट करना है और इसी वजह से 3 शूटर्स को भेजे गए थे। लेकिन उन्हें इसकी एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट भी रहे, गलती से एक नहीं भी एक को नहीं मार पा रहे हैं, तो ऐसे में जो सामने दिखे उस पर अटैक किया जाए और उसको मारा जाए। और इसी के चलते जिस वक्त जिशान सिद्दीकी वहां से निकल गए, इन्होंने बाबा सिद्दीकी को पाया और बाबा सिद्दीकी पर अटैक कर दिया। जी चलिए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इसी खबर पर कुछ और अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं, नम्रता दुबे हमारे साथ मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर से, वरुण जैन हरियाणा के कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे जालंधर से हमारे साथ मौजूद हैं, और विवेक राय यूपी के बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये बताइए, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब तक की जो तहकीकात है उसमें क्या बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही चिंताजनक है। एक ऐसे व्यक्ति जो 3 बार के विधायक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, जिनका बेटा मौजूदा विधायक है, और उन्हीं के क्षेत्र में, जिशान सिद्दीकी के ही विधानसभा क्षेत्र में उनके दफ्तर से बाहर निकलने के दौरान ये शूट आउट हुआ और हत्या कर दी गई। जैसा सहयोगी सूरज ने बताया कि टारगेट पर पिता और पुत्र दोनों थे। इसके लिए जो शूटर्स थे वो बाकायदा महीने भर से 2 सितंबर से ही मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के घर पर रह रहे थे। 14,000 रुपये घर का किराया अदा कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। और घर की, दफ्तर की और जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी जिन कार्यक्रम स्थल पर जाते थे वहां पर रेकी कर रहे थे। इस प्रकार की जानकारी अब तक की जांच में खुलासा हुआ है। पहचान 5 लोगों की हो चुकी है, जिनका रोल अब तक समझ में आया है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। जो तीसरा व्यक्ति है, शिवा नाम है जिसका, शिव कुमार, वो पनवेल में स्पॉट हुआ है, पनवेल के नजदीक स्पॉट हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन पुलिस उसे ट्रैक कर रही है और विश्वास है कि मैं दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है मृत्युंजय, कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने प्रवीण नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रवीण और उसके भाई ने मिलकर शिव प्रसाद और धर्मराज कश्यप को हत्या के लिए हायर किया था।
यानी आप देखिए ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला सामने आ रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में ये तीसरी जो गिरफ्तारी हुई है। इसी पर और अधिक जानकारी लेते हैं वरुण जैन से। हमारे साथ वरुण भी मौजूद है। वरुण, देखिए बिल्कुल प्रवीण लोंकर, इसे कल मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने शुभम लोंकर का भाई है। शुभम लोंकर वही शख्स है जिसने शुभू लोंकर के नाम से अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था सोशल मीडिया पर और पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी कि इस हत्याकांड को, किलिंग को उसी ने करवाया है। और सोशल मीडिया के अपने उस पोस्ट में ये बात भी लिखी थी कि जो सलमान खान या दाऊद के साथ जुड़ेगा या उसका हितैषी होगा उसका यही हाल होगा। इस पोस्ट को जब पुलिस ने वेरीफाई किया तब उन्हें पता चला ये पोस्ट शुभम लोंकर का है और पुणे जो टीम थी मुंबई पुलिस की उसको डिस्पैच किया गया था। वहां पर देर रात को छापेमारी के बाद जो शुभम का भाई है प्रवीण लोंकर, उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुभम ही इसका मास्टरमाइंड है, वो अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दूं शुभम लोंकर को फरवरी के महीने में मुंबई पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। तब उसका कनेक्शन माफ कीजिएगा, तब उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के साथ आया था और उसने बात कबूल की थी कि वो उन्हीं के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कड़िया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आकर ही कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो शूटर और साथ ही जो शुभम लोंकर है वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात की तस्दीक की। और एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ज़ीशान अख्तर की तलाश। ज़ीशान अख्तर ही शूटरों को आदेश दे रहा था। सूत्रों ने हमें एक बड़ी जानकारी दी है। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है ज़ीशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था ज़ीशान अख्तर पर पंजाब में 7 केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में आया था ज़ीशान। और इसी खबर पर हमारे साथ मंदार जुड़े हुए हैं, कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मंदार, क्या पता चल पा रहा है लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में जो ज़ीशान आया था, इस बाबत क्या अपडेट और आपको है, आपके पास से क्या जानकारी और मिल पा रही है? बाबा सिद्दीकी के हत्या का जो प्लान है वो पुणे के इस वारजे इलाके में रचा गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो लोनकर डेयरी नाम का दुकान है जो फिलहाल बंद है, ये लोनकर डेयरी चलाता था प्रवीण लोनकर, जिसको मुंबई पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। और प्रवीण लोनकर ने ही यहाँ पर पनाह दी हुई थी जो बाबा सिद्दीकी के जो शूटर है उनको। ये शूटर इस बालाजी स्क्रैप सेंटर नाम के दुकान में काम कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए था। पुणे के वारजे इलाके में प्रवीण लोनकर और ये जो 2 शूटर है जिनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यहाँ पर दिखा रहे थे कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। कोई डेयरी चला रहा है, कोई स्क्रैप सेंटर यानी भंगार का दुकान चला रहा है, लेकिन असल में वो काम कर रहे थे बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और पिछले कुछ महीने से ये यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ रहकर वो बीच बीच में मुंबई जाया करते थे और वहाँ पर रेकी किया करते थे। और 1.5-2 महीने पहले उन्होंने यहाँ से उनका जो पूरा काम है जो पूरा वो निपट लिया और वो सीधा मुंबई में जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। एक किराए के मकान में वो रहने लगे और हमने देखा कि शनिवार को उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। ये प्रवीण लोनकर वही प्रवीण लोनकर है जिसका भाई शुभम लोनकर है, जिसने बाबा सिद्दीकी के मारने की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शुभू लोनकर नाम का उसका फेसबुक पर पेज है और उसमें उसने जिम्मेदारी ली है कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि ये जो शुभम लोनकर है उसके ऊपर इससे पहले भी महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसने हथियार सप्लाई किए थे, उसको लेकर इससे पहले भी इस साल फरवरी महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन इस कार्रवाई से वो फिर से छूटकर वापस आ गया और फिर उसने लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करना शुरू किया। और हम जरा सचिन से भी हम इस बारे में जानकारी लेते हैं पंजाब से। सचिन, ये जो ज़ीशान का कनेक्शन आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, इस बारे में कुछ और वहां से आपको पता चल पाया है?
जी देखिए, मैं इस वक्त जो जिशान अख्तर है उसके घर के बाहर खड़ा हूं। पहले तो घर में दिखा दूं आपको, ये घर लॉक्ड है, यहाँ कोई नहीं है। हालांकि उसके फादर जो हैं वो काम करते हैं, टाइल्स लगाने का काम करते हैं बेसिकली। तो घर लॉक्ड है ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन से। पर पड़ोसी हमारे साथ हैं, तो जिशान अख्तर को लेकर एक जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था उस वक्त भी पुलिस ने कई बार यहाँ दबिश जो है वो दी थी। तो जो मोडस ऑपरेंडी जो है इस कत्ल का जो है वो कहीं ना कहीं जो है मैच कर रहा है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। हमारे साथ पड़ोसी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। नाम क्या है आपका? गगन जी। गगन, थोड़ा बताओ जिशान के बारे में, कैसा है ये और कब से ये सारा इस उसमें पड़ गया है? ये पहले तो ठीक था, सभी ठीक था। सभी से पहले तो स्कूल में जाता था, सब ठीक था। 3-4 साल पहले ये ऐसे बिश्नोई गैंग में चला गया। 3-4 साल पहले ही गया। तो अभी कब देखा आपने लास्ट इसको? 3-4 साल तो देखा ही नहीं अभी उनको। जून में जब ये आया तो जून में घर नहीं आया? नहीं आया, जब घर में तो आया ही नहीं ना जी। इसके पापा थे, ब्रदर था, ये दोनों भी 15 दिन से है नहीं यहाँ पे। 10-15 दिन से तो है ही नहीं, घर में कोई भी नहीं है, ताला लगा है 15 दिन से। तो ये पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं, इनसे हम एक चीज़ जरूर जानेंगे कि सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल हुआ था तब उस वक्त यहाँ कैसी हरकत थी? गगन, जब मूसेवाला का कत्ल हुआ था तब भी पुलिस यहाँ आई थी? आती थी पुलिस, जहाँ पे आती थी, पर उस टाइम ये है ही नहीं था, जहाँ पे घर में तो नहीं था। अच्छा सचिन, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहराइच से भी जरा एक अपडेट ले लेते हैं। विवेक राय के पास चल लेते हैं। विवेक, अब तक की जांच में वहां से क्या इनपुट है आपके पास और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप 2 लोग यहाँ के थे और शिवा गौतम जो कि फिलहाल अभी भी फरार है। जैसे ये घटना का यहाँ पर पता चला उसके बाद जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो शिवा गौतम के पिता को फिलहाल उसने थाने में कल वो ले गई थी पूछताछ बाद। हालांकि फिर शाम को उनको छोड़ा गया। फिर अभी भी फिर इस तरीके के इनपुट आ रहे हैं कि पुलिस शिवा गौतम के परिवार पर भी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रखी हुई है। हालांकि धर्मराज और शिवा गौतम दोनों के परिवारों से जब हमने कल बातचीत की तो दोनों की आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं दिखी और ये सभी लोग कुछ जो शिवा है वो तकरीबन 2 साल पहले यहाँ से काम के सिलसिले में बाहर गया था। वहीं अगर धर्मराज की बात की जाए वो मात्र 2 महीने पहले काम के सिलसिले में बाहर गया था और ये दोनों गांव के ही एक युवक के साथ वहां पर जो कबाड़ का काम है उसको करने के लिए वहां पर गए थे। और इस दौरान इनके फैमिली वालों ने ये बात कही कि ये अपने परिवारजनों से भी ना के बराबर ही बातचीत इन दोनों की होती थी। कोई 20 दिन में तो कोई 1 महीने में अपने फैमिली से बातचीत करता मतलब था। परिवार के संपर्क में ये लोग नहीं थे, बहुत कम बातचीत इन लोगों की होती थी। ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उधर मुंबई में एनसीपी के अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मर्डर केस के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के जो कबूलनामे सामने आ रहे हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। और सबसे नया खुलासा तो यह हुआ कि हमलावरों ने डबल मर्डर की सुपारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी टारगेट पर थे। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। 6 राज्यों तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार फैले हैं। 15 टीमें लगाई गई हैं इस मामले में जांच के लिए। ये पूरा घटनाक्रम इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और एक ऐसा मामला जिससे कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए महाराष्ट्र में। 15 टीमें लगाई गई हैं इस मामले की जांच पड़ताल के लिए। नम्रता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर से। नम्रता, परिवार के लोग अब क्या कह रहे हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? देखिए अखिलेश, जब से ये जानकारी आई कि जिशान सिद्दीकी भी इनके टारगेट पर थे, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिविल में जो पुलिस वाले हैं वो जिशान सिद्दीकी यानी कि बाबा सिद्दीकी के घर के आसपास मौजूद हैं। परिवार वालों से वो मुलाकात करके आए। लगातार हर चीज़ की अपडेट जो है सिविल में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स हैं वो काउंट कर रहे हैं। सोसाइटी के जो बाकी सिक्योरिटी हैं उनसे लगातार रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं कि कोई भी इमारत में कोई भी परिवार से मिलने आए तो उसकी जानकारी वो इकट्ठा करके रखें। और दूसरी बड़ी बात कि हमने कोर्ट में कल देखा कि एक आरोपी जो धर्मराज कश्यप है उसने कहा था कि वो 17 साल और 18 साल से कम उम्र का है, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी अपडेट आ गया है इस मामले में कि उसकी उम्र ज़्यादा है और ऐसे में उसको भी 21 अक्टूबर तक की कस्टडी दे दी गई। तो 2 ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बाबा सिद्दीकी के घर की स्थिति अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर सिविल में मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जो सिक्योरिटी है उनको स्ट्रिक्ट जो है पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो लगातार रजिस्टर करते रहें। अगर उनको कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर पुलिस को दें। पुलिस अपनी वैन के साथ लगातार बाबा सिद्दीकी के घर के पास एक और अपडेट लेते हैं मृत्युंजय सिंह से। नम्रता, मृत्युंजय, इस पूरे मामले में जब से ये घटना सामने आई है
क्या सलमान खान की भी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई होगी, चूंकि उनके ऊपर भी थ्रेट है और बाबा सिद्दीकी के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे भी? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार का हमला हुआ है जिसमें उनकी जान चली गई तो कहीं ना कहीं सलमान खान पर खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा पहले से ही कड़ी थी, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, बस चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। जब पिछली बार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी उसी के बाद से ही सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। सलमान खान के न केवल घर की बात करें बल्कि इस समय वो बिग बॉस की शूटिंग भी करने जाते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दी गई है। और इतना ही नहीं, सलमान खान के जो अन्य रिलेटिव्स हैं, परिजन हैं, उनके बहन के पति हैं या अन्य जो परिवार है, उनके घर और उन सदस्यों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खास करके उनके घर के इर्द गिर्द आने जाने वाले संदिग्ध या पहले कभी नहीं देखे हुए ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पर एक एहतियातन कदम उठाया गया है, लेकिन कोई नई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है, बस सिक्योरिटी को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन मृत्युंजय, एक बहुत गंभीर सवाल वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े हुए हैं। जिस तरीके की यह घटना सामने आई है और मुंबई जैसे शहर में यकीनन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अब गंभीर सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर इस सवाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से मुंबई में इस प्रकार के शूटआउट फायरिंग की घटना के बारे में कोई नहीं सोचता है और इस प्रकार की घटना लगभग 10-12 साल पहले पत्रकार जेडे की हत्याकांड हुई थी मुंबई के पवई इलाके में, तब इस प्रकार की घटना हुई थी। लेकिन एक खुलेआम दशहरा का त्यौहार है, जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी थी, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे, दशहरा की कई जगह पे त्यौहार चल रहे थे, मनाए जा रहे थे। ठीक है मृत्युंजय, एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर है, अपडेट है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर। एक बहुत बड़ी खबर, अहमदाबाद की साबरमती जेल जा सकती है मुंबई पुलिस। साबरमती जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। तो इस पूरे मामले में जो टारगेट पर है वो लॉरेंस बिश्नोई भी है और इसीलिए उससे भी पूछताछ हो सकती है। इस दृष्टिकोण से भी पुलिस जांच कर रही है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं जो अलग अलग सोर्सेस के हवाले से, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जताया जा रहा है और यही वजह है कि आप देखिए अब मुंबई पुलिस की टीम साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी में है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, बिश्नोई गैंग का नाम जब सामने आया, अमूमन हमने देखा है लॉरेंस बिश्नोई ने जब भी सिद्धू मूसेवाला हो या दूसरे मामलों में जब भी नाम आया तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद या उसके गैंग की तरफ से जो गैंग में इन्वॉल्व है उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने हत्या की है या नहीं की। लेकिन इस बार फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ना उनके गैंग के जो प्रमुख लोग हैं उसकी तरफ से कोई जानकारी या कोई ये ओनरशिप नहीं आई है। लेकिन कल जब एक पोस्ट आया उसके बाद से ही पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई एंगल को खंगालना शुरू किया। तो क्या शुभम लोनकर जो दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर यह हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे हत्याकांड से कोई संबंध है, ये जानने के लिए ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम खुद लॉरेंस बिश्नोई के पास जाकर पूछताछ कर सकती है। और साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का क्या कहना है इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर लॉरेंस बिश्नोई मना कर देता है तो इसके पीछे का असली वजह क्या है, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस को और मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि अब तक तो ये एंगल बताया जा रहा था कि सलमान खान, दाऊद इब्राहिम सलमान को बाबा सिद्दीकी प्रोटेक्ट कर रहे थे, दाऊद की थ्रू मदद मांग रहे थे, अनुस्थापन की मौत का बदला, ये सारी थियरी थी एक पोस्ट के बाद। अब इस थियरी को कोरैबोरेट करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए लॉरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गणेश आपने दी। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। हमारे तमाम संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसने मुंबई जैसे शहर में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि आपको पता है देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और वहां पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर तक हैं और वहां पर अगर इस तरह की घटना घट जाएगी जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अभी एक बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी ज़ीशान अख्तर का दोस्त है सौरभ महाकाल। सौरभ महाकाल ने सलमान खान के पिता को धमकी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने की थी सौरभ महाकाल से पूछताछ। सौरभ महाकाल का असली नाम सिद्धेश कांबले बताया जाता है। आरोपी ज़ीशान के साथ इसकी दोस्ती, आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, जो ज़ीशान अख्तर इस मामले का आरोपी है उसका दोस्त है सौरभ महाकाल। और आप गौर करिए, सौरभ महाकाल ने सलमान खान के पिता को धमकी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने की थी तब सौरभ महाकाल से पूछताछ। उसका नाम बताया जाता है, जो असली नाम है वो है सिद्धेश कांबले।
सूरज ओझा मेरे साथ मौजूद है, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सूरज, ये किस तरीके से कनेक्शन जुड़ रहा है सौरभ महाकाल का? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो इस तरह से है। सलमान खान के पिता अक्सर अपने घर के बाहर जहां वॉक करते हैं वहीं पर उन्हें एक चिट्ठी मिली थी जिसमें उन्हें धमकी भरे कंटेंट दिखाई दिए थे, जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने FIR ली थी। उस मामले की जांच जिस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी उस वक्त सौरभ महाकाल से पूछताछ की गई थी। सौरभ महाकाल उस वक्त पुणे रूरल में था, उसे एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। और इसी जब ये वाला मामला सामने आया बाबा सिद्दीकी वाला, इस मामले में जब जैसे ही जिसन अख्तर नाम के आरोपी की बात सामने आई तो जांच के दौरान ये भी पता चला कि जिसन अख्तर और सौरभ महाकाल दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे के एसोसिएट थे। ये ऑन रिकॉर्ड पंजाब पुलिस की भी जांच में बात सामने आई थी। इससे ये बात सामने आती है कि ये कहीं ना कहीं सर्कल है, हर आरोपी एक दूसरे को जान रहा है, पहचान रहा है। तो वहीं पर अब इस बात की और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिलचस्पी रख रहा था, उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी ठीक है सूरज, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कुछ और अपडेट होगा तो हम दर्शकों तक आगे वो सूचना पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ गई है, एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी दी गई है। इंडिगो की 2 फ्लाइट में बम की धमकी मिली। आपको बता दें कि मुंबई से मस्कट जाने वाले इंडिगो विमान में बम की धमकी, इसके अलावा मुंबई से जेद्दा जाने वाले विमान में भी बम की धमकी। तो ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं इन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इंडिगो की फ्लाइट में भी इस तरीके की सूचना मिली। एयर इंडिया वाली खबर आपको पता है, एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। इंडिगो की 2 फ्लाइट में बम की धमकी दी गई। और आपको बता दें कि मुंबई से मस्कट जाने वाले इंडिगो विमान में बम की धमकी, और इसके अलावा जो दूसरा रूट बताया जाता है जिस विमान में बम होने की खबर सामने आई, जो धमकी दी गई, वो मुंबई से जेद्दा जाने वाला विमान। और अब खबर राजनीति की दुनिया से। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बीजेपी आलाकमान के फैसले से संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे संजय निषाद। कटेहरी और मंझवा, ये 2 सीटें हैं जो संजय निषाद की जो डिमांड है। बीजेपी की तरफ से केवल मंझवा सीट का ऑफर दिया गया है। मंझवा सीट पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बीजेपी चुनाव लड़वाना चाहती है, यह बात भी सामने आ रही है। तो बीजेपी का जो ऑफर है वो मानने को फिलहाल संजय निषाद तैयार नहीं है। यूपी बीजेपी के नेताओं से बात करने को तैयार नहीं संजय निषाद। उन्होंने कहा कि मैं अपना दुख अमित शाह से कहूंगा, उन्हीं से बातचीत करूंगा। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने समय भी मांगा है ताकि उनकी मुलाकात अमित शाह से हो सके। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया वो मानने को तैयार नहीं है संजय निषाद। यहां तक कह रहे हैं कि यूपी बीजेपी के नेताओं से मैं बात नहीं करूंगा, सीधे अमित शाह से ही वो बात करके अपना दुखड़ा उनके सामने रखना चाहते हैं। कटेहरी मंझवा सीट चाहते हैं संजय निषाद, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए संजय निषाद ने लिखा कि कम से कम मंझवा सीट से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी है और अब वो कह रहे हैं कि मैं अमित शाह से मिलूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा। इसके लिए बाकायदा उन्होंने समय भी मांगा है। तो बाय इलेक्शन के पहले आप देख सकते हैं जो एनडीए है उसमें तकरार की स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच खटपट सीट को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से तनाव की स्थिति है। एनडीए में नाराजगी को ब्रजेश पाठक ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि एनडीए का पूरा परिवार हमारे साथ है, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, सभी 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। यह कहना है ब्रजेश पाठक का। संजय निषाद नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यूपी बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलूंगा, नहीं बात करूंगा, सीधे अमित शाह से मुलाकात करूंगा। लेकिन ब्रजेश पाठक का कहना कि सब कुछ ठीक है, 10 की 10 सीटें जो हैं जहां पर बाय इलेक्शन है, उपचुनाव है, वो बीजेपी जीतेगी, ये दावा है ब्रजेश पाठक का। इसी खबर पर अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज पांडे मेरे साथ दिल्ली से हैं और वीरेश पांडे भी आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ से, मेरे सहयोगी। वीरेश, ये तो खटपट साफ तौर पर यह चीज नजर आ रही है, क्योंकि यहां तक कह रहे हैं संजय निषाद कि मैं यूपी बीजेपी के नेताओं से बात नहीं करूंगा। देखिए, संजय निषाद ने समय मांगा है अमित शाह से और आज
रात तक उन्हें समय मिल जाएगा या कल सुबह तक वो मुलाकात कर लेंगे अमित शाह से। उनका कहना है कि अब जो गेंद है वो हाईकमान के हाथ में। हाईकमान ने जो बीती रात बैठक की है उसके मद्देनजर हम मिलकर बात करेंगे और मेरी बात होगी अमित शाह से। और यूपी के नेताओं से बात करके कोई फायदा मुझे होने वाला नहीं है। मैंने यहाँ के कोर ग्रुप के सारे सदस्यों को अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं कटेहरी से चुनाव लड़ूंगा, मैं मझवा से चुनाव लड़ूंगा। और 2022 में कटेहरी और मझवा दोनों सीटें निषाद पार्टी को मिली थी और दोनों ने अपने सिंबल उसी सिंबल से लड़े थे और हारे थे। तो अब ऐसी क्या स्थिति हो गई? उनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जब तक हमें सिंबल नहीं मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरीके से तन्मय होकर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए बहुत सारी सीटें 2022 में हमने गंवा दी और अब हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूत रहे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम झुकते रहें और बीजेपी हमें झुकाती रही। तो ऐसे में हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए अमित शाह से ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि फैसला उन्हीं के हाथ में है और वही फैसला करेंगे। जो वो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। ठीक है। और एक और बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव को लेकर एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय है। बाई इलेक्शंस में 8 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। आरएलडी और निषाद पार्टी को दी जा सकती है एक सीट। 20 अक्टूबर को जारी हो सकती है लिस्ट। कल उपचुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर बैठक हुई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर यह फॉर्मूला सामने आ रहा है कि बीजेपी खुद 8 सीटों पर लड़ सकती है और इसके अलावा आरएलडी को और निषाद पार्टी को एक सीट देने की बात सामने आ रही है। नीरज से इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेंगे। नीरज, ये जानकारी मिल रही है कि फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन संजय निषाद तो नाराज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये फार्मूला तय कर लिया है। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी। एक कैंडिडेट के सिलेक्शन का भी काम लगभग उन्होंने पूरा कर लिया है। 2 सीटें उन्होंने अपने जो सहयोगी दल हैं उनके लिए छोड़ी है। एक मीरापुर है जहां से आरएलडी के कैंडिडेट को टिकट दिए जाने की संभावना, और दूसरा मंझवा सीट है जो भदोही की सीट है, जिसमें से ऑलरेडी निषाद पार्टी के विधायक थे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन चुके हैं। तो वो सीट जो वैकेंट हुई है वो मंझवा सीट निषाद पार्टी के कोटे में दिए जाने की संभावना है। तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है कि सहयोगी दलों को देंगे। बाकी जो सभी 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी खुद उस पर चुनाव लड़ना चाहती है और खुद भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरी तैयारी भी कर ली है। कैंडिडेट सिलेक्शन का काम भी पूरा हो चुका है। मेरी जानकारी में ये है कि 20 तारीख के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची भी जारी कर देगी। और जहां तक रही बात यह कि निषाद पार्टी की नाराजगी या आरएलडी से, तो इसके लिए बाकायदा भाजपा ने अपने यूपी के नेताओं को डिप्यूट भी कर दिया है कि आप उनसे बात करके जल्द से जल्द फाइनल कीजिए, क्योंकि उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं रोल रहेगा। क्योंकि जीतने की गारंटी जब होती है तो अगर कोई सीट हारती है तो गठबंधन आता है और गठबंधन का असर भारतीय जनता पार्टी में भी पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे समीकरण को साधने के लिए अपने स्थानीय। ठीक है वीरेश और नीरज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर देखिए सियासी सरगर्मी नजर आने लग गई है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक की सूचना है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर भी कांग्रेस के अंदर मंथन जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।